आधुनिकता की दौड़ में आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना ही भूल गए हैं, जिसका प्रभाव समाज में पड़ता दिखाई दे रहा है। परिणाम स्वरूप जन्म से बच्चों में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। माँ और शिशु को सावधानी और जानकारी न मिल पाने की वजह से कई बीमारियों या कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए मातृ शिशु आहार एवं पोषण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में न्यूट्रीकॉन 2023 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपने प्राचीन परंपराओं और खान पान पर विशेष विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय डॉक्टर रचना गुप्ता जी, आचार्य श्री गौदास जी, आचार्य श्री विश्रुत पानी जी, श्री अजय बंसल जी और डॉक्टर वंदना जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। मैं वेद प्रकाश जी की बात सुन रही थी तो मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही थी कि हमारे परिवारों में अक्सर कहा जाता है कि जो गर्भवती महिला होती है तो सबसे पहले माँ, बड़ी बहन, जो भी महिला आसपास है, वो आके यही कहती है कि तुम ना थोड़ा भजन सुना करो, अच्छा म्यूज़िक सुना करो, अच्छी चीज़ों का असर पड़ना चाहिए और खाने का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत चलो फिरो ताकि मसल्स ठीक रहें। ऐसा कहा जाता है या नहीं? सभी घरों में यही चीज़ कही जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं और बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिन्हें आखिरी वक्त तक अपने परिवार के लिए काम करते रहना पड़ता है। आखिरी वक्त तक, जब तक उनको अस्पताल जाना है या बच्चे को जन्म देना है, उनके आसपास कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता और उस महिला को, कभी कभी कम उम्र वाली को भी, अपने आप को भी संभालना होता है और बच्चे को भी संभालना होता है। तो ऐसे में जो समाज है या सरकार है, उसका कोई फ़र्ज़ बनता है या नहीं? बनता है ना। तो आज उसी फ़र्ज़ को निभाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो महिलाएं उपस्थित हैं, उन सबके यहाँ पर परिवारों की सुख सुविधा है और अगर परिवारों की सुख सुविधा नहीं होती तो इस मंच तक वो नहीं पहुंच पाती और यहाँ नहीं बैठी होती। तो जब हम भाग्यशाली हैं तो जो थोड़ा सा हमारे से कमज़ोर है भाग्य में, किसी और चीज़ में नहीं, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसकी देखरेख करें। तो एक महिला होने के नाते ख़ास तौर पर, और मेरे जितने भाई उपस्थित हैं, ख़ास तौर पे उनका भी आभार कि वो ऐसे मातृत्व के विषय पर यहाँ पर एकत्र हुए। हमारी सभ्यता संस्कृति में सबसे ऊंचा स्थान माँ का है और अगर महिलाओं के पास जन्म देने की शक्ति नहीं होती तो आप सोचिए, जितना मान सम्मान मिलता है वो भी नहीं मिलता। माफ़ी चाहूँगी, मगर जितना मान सम्मान मिलता है उसका कारण सिर्फ एक है और वो है माँ का फ़र्ज़ निभाने की क्षमता और शक्ति महिलाओं के पास ही है। पिता कभी माँ नहीं बन सकता और जो माँ कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें पिता नहीं चाहिए, पिता भी चाहिए और अच्छे पिता चाहिए, अच्छे भाई चाहिए, अच्छे पति चाहिए। अच्छे पति, पिता, ये भाई बनाने का काम भी माँ ही करती है, क्योंकि वो संवेदनशीलता, वो क्रिया, वो संस्कार माँ ही देती है। तो ले देकर माँ का महत्व बढ़ जाता है और बच्चे को जन्म से लेकर संस्कार तक का काम माँ के हाथ में है। पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई का काम माँ के हाथ में है। घर परिवार को संभालने का काम माँ के हाथ में। तो इसलिए कभी भी बात होती है कि समाज में कुरीतियाँ आ रही हैं, लड़के लड़कियाँ बराबर हैं, मैं भी मानती हूँ लड़के लड़कियाँ बराबर हैं, बल्कि मैं ये मानती हूँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं। माफ़ी सारे भाइयों से लड़कियाँ ज़्यादा हैं
और क्योंकि ज़्यादा है इसलिए जिम्मेवारी भी थोड़ी ज़्यादा है। मैं इसे कर्तव्य के रूप में देखती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मान लो एक आदमी खराब हो गया है, एक पुरुष खराब हो गया, गलत आदतें पड़ गई, सिगरेट फूंकना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, तो किसका नुकसान करेगा? सिर्फ अपना। लेकिन एक महिला ने वही काम शुरू कर दिया तो किसका नुकसान करेगी? पूरे परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का। ये अंतर है। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि महिलाएं अधिक हैं पुरुषों से, क्योंकि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो दूर तक उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और उनका प्रभाव अच्छाई में भी उतना ज़्यादा है, बुराई में भी उतना ज़्यादा है। इसलिए वो ठीक रहें, वो अपना काम अच्छे से करें, वो आवश्यक है। और वो काम अपना अच्छे से कब करेंगी? जब स्वस्थ होंगी। जब परिवार के पालन पोषण का ध्यान रखना है तो खुद का शरीर ठीक होना ज़रूरी है या नहीं? बताओ जी, इतनी सारी बहनें बैठी हैं, ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है। भोजन का ज्ञान होना ज़रूरी है या नहीं? तो जिनको पूरे समाज का ध्यान रखना है, अपना रखेंगी तो सबका करेंगी। और वेद प्रकाश जी बात कर रहे थे कि शरीर तो आवश्यक नहीं है, शरीर तो मात्र एक तृष्णा जैसी चीज़ है, आत्मा और संस्कार आगे है। मैं थोड़ा सा अलग बात कहूँगी। मैं कहूँगी कि जब तक जीवित हैं तो आत्मा सारथी है, लेकिन उस सारथी को चलाने के लिए रथ ज़रूरी है या नहीं? तो ये शरीर वो रथ है, और इस शरीर को मजबूत रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि सारथी अपने रास्ते पर पहुंच पाए। तो शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन, व्यायाम, दवा समय पर, या जो भी चीज़ें हैं वो आवश्यक है, ताकि हम जब तक जीवित हैं इस शरीर के माध्यम से ही कर्म कर सकते हैं। ठीक कह रही हूँ, गलत? हाँ, तो शरीर आवश्यक हो जाता है सारथी को उसके लक्ष्य प्राप्ति तक ले जाने के लिए। इसलिए जब तक जीवित हैं तब तक शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मोह नहीं होना चाहिए, शरीर के प्रति कोई मोह नहीं। जैसे कहते हैं ना, ये मरने के बाद क्या लेके जाओगे भैया, सब यहीं धरा रह जाएगा, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, आत्मा ही जाएगी। लेकिन वो आत्मा अपने कर्म जब तक जीवन है तब तक सही तरीके से तभी कर सकती है जब तक कि स्वस्थ ना हो। स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसलिए योग, मेडिटेशन, ध्यान, जिसको ध्यान हम कहते हैं, ध्यान, भोजन, शरीर की क्षमता बीमारियों से लड़ने की, इम्यूनिटी, और अगर कभी बीमार हो गए तो फिर दवा भी लेनी है। और दवा वो असाधारण दवाएं नहीं लेनी है, साधारण दवाएं कि भाई थोड़ा अदरक, नींबू, हल्दी, पोषण, इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान रखें। आज का जो विषय है आपका वो पोषण से ही जुड़ा हुआ है। तो पोषण में मैं आज कुछ कहने वाली हूँ, आप सब लोग समझिएगा, मैं विज्ञान की ही बात करूँगी। पोषण में धरती जो है हमारी, उसमें हम लोगों ने उसकी उर्वरकता ख़त्म की है, मान के चलिए। और जब मैं कार्यक्रमों में जाती हूँ और प्लास्टिक की बोतलें टेबल पे सजी हुई होती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे दुख होता है इस बात का कि हम लोग भूल गए कि ये देश तो मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक हमारे कुम्हार भाई बहन बनाते आ रहे हैं। हमने वो लेना बंद कर दिया और मल्टीनेशनल कंपनियों की बनाई हुई प्लास्टिक की बोतलें शुरू कर दी। और ये सब मेरे जीवन काल की मैं बात कर रही हूँ। 20-25 साल में जितना प्लास्टिक हमने जमा किया है, वही इस धरती को फैलो यानी कम क्षमता देने का काम वो प्लास्टिक कर रहा है। जो प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पी रहे हैं, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक, यानी जो छोटे छोटे नहीं दिखने वाले कण जो हैं वो इस पानी की बोतल के अंदर वाले पानी में जा चुके हैं और हम रोज़ उसको पीते हैं। कभी कभी दिन में 3, 4, 5 बार
प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं। क्यों भाई? मिट्टी में जो चमक वाला हिस्सा होता है, सिलिका जिसको कहा जाता है, वो सिलिका इस्तेमाल करके तो शीशे की बोतलें बनती हैं, यानी मिट्टी का ही प्योरीफाइड फॉर्म सिलिका हो गया। उससे निकलने वाला भी तो मिट्टी होगा। तो अगर सिलिका थोड़ा बहुत मिट्टी पानी में आ गया तो हम कहते हैं अरे मिट्टी आ गई, पानी फेंको। अरे उसी मिट्टी में कैल्शियम था, उसी में मैग्नीशियम था, उसी में मैग्नीज था, जो हमने अपने भोजन से हटा दिया। जो हड्डियों की बीमारी आजकल सबको हो रही है, कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कम हो रहे हैं। मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे, पानी में से बैक्टीरिया वायरस निकाल देना आवश्यक है, लेकिन मिनरल्स रहनी चाहिए, पर हमने मिनरल्स भी ख़त्म कर दी और प्लास्टिक अंदर ले जाना शुरू कर दिया। और जो प्लास्टिक हम भोजन में, सब्जियों में, फलों में, पानी में लेके जा रहे हैं, वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, माइक्रोप्लास्टिक। कई बार कई सारी बीमारियां हैं, अभी रिसर्च उतना नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम कि हमारा शरीर कई चीज़ों के प्रति इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। बड़े सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात ये लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर जो रिसर्च होनी चाहिए, अभी वो गहराई नहीं पहुंची है कि जिसमें हम ये समझ सके कि हमारा शरीर, अब मान लीजिए कैंसर है, क्यों ही कैंसर होता है उस आदमी को जिसने कभी शराब नहीं पी, कोई गलत काम नहीं किया, कैंसर क्यों हो रहा है? कहीं तो आपका शरीर गलत रिएक्शन दे रहा है ना किसी चीज़ के प्रति। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा शरीर अपने खिलाफ काम शुरू कर रहा है? हमारा शरीर अगर अपने खिलाफ काम शुरू कर रहा है का मतलब है हमारी भोजन प्रणाली में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी घुस आई हैं जिसको हमें अलग करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानती हूँ। खाने के बर्तन, ख़ास तौर पे जिसमें आप गरम खाना परोस रहे हैं या पानी जिसमें आप पीते हैं, क्योंकि अभी भारत है भाई, यूरोप में 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो भारत में भी तो ऊंचा नीचा चलता रहता है। गाड़ी में पानी की बोतल रखेंगे, ज़्यादा गर्म होगी ना तो छोटा मोटा प्लास्टिक उतर के पानी में उतरेगा ही। वो सब हम खपत कर रहे हैं, वो सब हमारे फूड चेन का हिस्सा, भोजन की जो चेन है उसका हिस्सा बन रहा है। तो खाने की जितनी चीज़ें हैं, सब लोग प्रयास करें खाने पीने की चीज़ों से प्लास्टिक के बर्तन हटा दें। हटाएंगे? इतनी सारी बहनें बैठी हैं। पानी, अब मैंने कितनी बार देखा भंडारे चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाना पैक हुआ पॉलीथीन के अंदर। अरे गरम सब्जी पॉलीथीन में डाल रहे हो, चाय पॉलीथीन में डाल रहे हो, प्लास्टिक का कण उतर के उसमें मिलेगा या नहीं? सब जानते हैं आग का तो दुष्परिणाम होगा ही प्लास्टिक के साथ, मगर हम वो सब कर रहे हैं और साथ में धरती को भी प्रदूषित कर रहे हैं। उसी धरती को जिसने हमें भोजन देना है, जिसके कण से हमारे शरीर तक भोजन पहुंचना है। तो जो मिनरल्स मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहे, जो विटामिन्स होने चाहिए वो आ नहीं रहे। और फिर हम बात कर रहे हैं पोषण की। तो पोषण में सबसे पहला पोषण का नियम, प्लास्टिक नहीं होगा किसी भी खाने पीने की वस्तु में। हम लोग घर से बोतल लेके निकल सकते हैं, स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, मिट्टी का, शीशे का, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो पानी से रिएक्ट नहीं करती नेगेटिवली, या रिएक्ट करती है तो पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। जैसे बोलते हैं तांबे के बर्तन में पानी पियो, क्यों भाई? चांदी के बर्तन में पानी पियो, क्यों? वो तो सालों साल तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन छोटे कण अगर तांबे के आएंगे, या तो उनकी प्रॉपर्टी होती है वायरसेस बैक्टीरियाज को मारने की, एंटीवायरल है, चार्जिंग होती है। दूसरा कॉपर अगर बहुत कम माइक्रोग्राम्स के अंदर, माइक्रो मिलीग्राम्स के अंदर हमारे सिस्टम में जाता है तो हमारे शरीर को भी कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, काम के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, धूप, सब रंग बिगड़ेगा, ये होगा, वो होगा, धूप में घूमना बंद। धूप में घूमना चाहिए या नहीं? विटामिन डी का कारण धूप था।
हमने उसको भी दूर कर दिया। वो तो भगवान आदित्य भगवान हमारे सिर पे चमक रहे हैं, हमको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उनसे हमने मुंह मोड़ लिया। तो किसकी गलती? हमारी। अब गर्भवती माँ को हम ये नहीं समझा पा रहे कि भाई थोड़ी सी धूप ज़रूरी है, तुम्हारी हड्डियों के लिए भी, बच्चे की हड्डियों के लिए भी, और उसके मस्तिष्क के पोषण के लिए भी, और आपके लिए भी। सूरज की रोशनी, कभी कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, मान लीजिए टेंडेंसी रोना आ रहा है, कुछ और परेशानी है, थोड़ा धूप में जाके देखिए, मन को अच्छा लगेगा। मैं नहीं कह रही कि धूप में इतना घूमो कि पसीना आ जाए और नमक कम हो जाए, वो नहीं कह रही मैं मगर नमक पानी का ध्यान रखते हुए थोड़ी बहुत धूप, कुछ मिनट की, आधे घंटे टाइप रोज हमको लेनी है, वो भी पोषण का ही हिस्सा है। क्योंकि सूरज की रोशनी, सूर्य का अंश, सब गायत्री मंत्र से लेकर वेदों की ऋचाएं सब हमको यही बताती हैं। यज्ञ में भी हम सूर्य की ही उपासना कर रहे हैं। अग्नि में, अग्नि के 42 नाम हैं संस्कृत में, प्रायवाची 42 हैं, तो महत्वपूर्ण नहीं होती तो हम 42 नाम तो नहीं देते। तो ये थोड़ा ध्यान, बड़ी नेचुरल चीज़ें, इसमें कोई जेब से पैसे नहीं लगने, कुछ खर्चा नहीं होना, ये करना है। आयरन की कमी, अधिकतर महिलाओं को आयरन की कमी है भारत में। कारण ये नहीं कि लोग, अभी कई डॉक्टर बोलेंगे वेजिटेरियन है, तो भाई खून बढ़ाने के लिए खून पीना ज़रूरी नहीं है ना है या नहीं? ऐसा नहीं होता। क्लोरोफिल, हरे पत्ते और हेमोग्लोबिन, सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, आयरन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एक ही एलिमेंट फ़र्क है, बाकी सबका वो पूरा स्ट्रक्चर सेम है। क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सेम है, सेम उसकी केमिकल फॉर्मुलेशन है। मगर केमिस्ट्री वाला कौन बैठा है यहाँ पे? मैम आप, कोई है यहाँ पे? अच्छा, जाके ये आप देख लीजिएगा जो मैं कह रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हरी सब्जियों से लोग कहते हैं आयरन बढ़ता है, तो उसकी ट्रिक एक है कि हमें उसके लिए कैरियर चाहिए होता है, उसके लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो जब भी हरी सब्जी, हरी चीज़ इस्तेमाल करें तो ऊपर से नींबू का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि जो विटामिन सी है वो गर्मी की तरीके से थोड़ा इम्पैक्ट होता है, उसको गर्मी में ख़राब होने का चांस होता है। तो चटनी बनाई, नींबू डाला, तो वो विटामिन सी की वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। छोटी सी ट्रिक, चटनी तो खानी है, नींबू भी डालना ही है, पके हुए में नहीं डाल के कच्चे में डाला और उसको हमने ले लिया, तो आयरन प्लस विटामिन सी कुछ नहीं कर रहा, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को बेटर कर रहा है, ताकि जो इम्पेयर्ड फंक्शनिंग है वो ठीक हो जाए। कई बार बार खाना, अभी खाना खा लिया तो थोड़ा मूंगफली खा लो, मूंगफली खा ली तो थोड़ी चाय के साथ भुजिया खा लो, भुजिया खा ली तो फिर शाम की चाय से पहले कुछ और खा लो, 2 पकौड़े ले लो। वो नहीं करना, क्योंकि बार बार खाने से हमारे जो शुगर लेवल्स हैं बॉडी में ऊपर नीचे जाते हैं, और उसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है। हमें टाइम पे खाना खाना है, जिसका जैसा शरीर। अब मेरे जैसे शरीर को एक वक्त खाना तो चलेगा, लेकिन किसी को 2 वक्त की ज़रूरत है, किसी को 3 वक्त की ज़रूरत है, और गर्भवती माँ को हो सकता है 4 बार की भी ज़रूरत हो। लेकिन उतने ही टाइम पर खाना खाना, बीच बीच में नहीं खाना, लगातार नहीं खाना, क्योंकि बॉडी को एब्जॉर्प्शन के लिए समय चाहिए, काम करने के लिए समय चाहिए, अपने फंक्शंस पूरे करने के लिए समय चाहिए। और एक समय ज़रूर ऐसा रखना जिसमें वो खाली रहे, शांति से एसिमिलेशन का काम करे, यानी जो कुछ खाया पिया उसको इकट्ठा करने का काम, जोड़ने का काम करे। खाने में गेहूं, बहुत बड़ा नुकसान गेहूं ने किया, ज़रूरत से ज़्यादा। और कारण जिनको साइंस समझ आती है
उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पर इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ग्लूटेन एलर्जीज आजकल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। कारण ये कि 60 के दशक में, लेट 50s में, 60s में जब वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली गेहूं आई थी ना, तो मेरी माँ की उम्र उस वक़्त थोड़ा टीनेज के ऊपर रही होंगी, 16-17 साल की रही होंगी, तो उनका एक्सपोजर उस उम्र में हुआ। लेकिन मेरा जन्म उनके गर्भ से जब हुआ 19-20 साल की होंगी, तो मेरे को उसके एंटीबॉडीज़ खैरात में मिले, उनके गर्भ से मिले, तो मेरा एक्सपोजर उस एलर्जी का तब से हुआ। अभी जो मेरे बच्चे हैं उनको उनकी नानी का, माँ का इकट्ठा सौगात मिली, तो उनके ऊपर उसका असर सबसे ज़्यादा होगा। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर इस एलर्जी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। इस वजह से, क्योंकि जैसे कोविड सबको पता है ना, ऐसा वायरस कि कभी टीबी का भी आता है, एड्स का भी आता है, बाकी तमाम चीज़ें उसके अंदर डीएनए मिक्सिंग है। तो ये समझ लो कि जो गेहूं आजकल हम खा रहे हैं वो उसी टेक्नोलॉजी से पौधों के अंदर पैदा की हुई चीज़ है। क्योंकि जो ओरिजिनल गेहूं थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले वाली, उसके अंदर 12 क्रोमोसोम थे। अभी जो हम खाते हैं उसमें 24 क्रोमोसोम हैं। वो डिप्लोकोकस है, 2 न्यूक्लियाई को आपस में मिला दिया। तो पैदावार तो बढ़ गई लेकिन नुकसान भी बढ़ गया। तो इसलिए जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, गेहूं को गाली दिए बिना, कि मिलेट्स खाओ, मोटा अनाज खाओ, जो हमारा ओरिजिनल भोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो ग्रैनरीज मिली हैं, जो ग्रैनरी को क्या कहते हैं, अनाज भंडार, अनाज के जो भंडार मिले हैं कई हजारों ईसा पूर्व वाले, उन सब के अंदर मिलेट्स हैं। तो हमारा जो भोजन है ओरिजिनली वो मिलेट्स का भोजन है। और जिस मिलेट्स के भोजन में बाजरा, रागी, मड़ुआ, समाक के चावल, ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें हम खाते थे और हमारे पूर्वज वही खाना खाते थे, जिसके कारण भारतीय बहुत हष्ट-पुष्ट थे। और भारतीय हष्ट-पुष्ट थे तो आने वाली पीढ़ियां भी हष्ट-पुष्ट थीं। जब बीमारी का बर्डन बढ़ता है तो पैसा दवाई पे लगना शुरू हो जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन्स पर पड़ता है। और मातृत्व का जो भाग है और उसकी जिम्मेवारी, बुजुर्ग का ध्यान भी रखना है, परिवार में रखना है या नहीं, और खुद भी बुजुर्ग होना है, और जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ियाँ, उनका भी ध्यान रखना है, अपना भी करना है। अगर हमें ही भोजन का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी और के लिए क्या करेंगे? कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने घर से शुरू करना है, अपनी रसोई से शुरू करना है और अपनी रसोई में ये बदलाव लेके आने हैं। और सिर्फ ये बदलाव नहीं लाने बल्कि कूड़े का भी बदलाव लाना है कि जितनी ग्रीन वेस्ट है, जितनी भी हरा कूड़ा है, हरा कूड़ा मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लास्टिक अलग करो। ये समझ लो प्लास्टिक ज़मीन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक ज़मीन में जाएगा तो हम ये नुकसान आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, सब पशु पक्षी, पृथ्वी, सबको नुकसान दे रहे हैं। देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? तो सबसे बड़ा पाप तो यही है ना, धरती माता, भारत माता, माता पिता को नमन। अभी बोले वेद प्रकाश जी ने, पर माता पिता को नमन खाली शब्द नहीं है, मन से नमन। मन से नमन तब होगा जब हम अपनी प्रैक्टिसेस को ठीक करें। उस प्रैक्टिस में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा प्रोसेस में डाल दो, उसका बेंच बनना है, टेबल बननी है, जो भी ऐसी चीज़ें जो खाने की उसमें नहीं आती उसमें इस्तेमाल होने दो। लेकिन जो गीला कूड़ा है, इसी धरती माँ से ने हमको सब्जी दी, इसी धरती माँ ने हमको फल दिए, इसी धरती माँ ने हमको फल फूल पेड़ पौधे दिए, इसी धरती माँ ने हमें हमारा शरीर दिया। तो जब हमारे को उसकी आवश्यकता नहीं, वापस धरती माँ को वो देना है या नहीं?
हमें अपना शरीर भी तो धरती माँ को देना है, तो वो देने की दृष्टि से जितना एक्स्ट्रा लिया है वो वापस उसी धरती में जाए। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट करके वही धरती माता को देना है। जैसे अभी आचार्य जी ने गाय के गोबर से गाय बना हुआ ही मेरे को दिया। अभी दिवाली आएगी तो मैं इनको कहने वाली हूँ दिए बनाएं, और गणेश चतुर्थी तो निकल गई ऑलमोस्ट, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि गणेश चतुर्थी से पहले मार्केट करें बड़े लेवल पर कि ये हमने गणेश जी 100% गाय के गोबर से बनाए हैं, और जो चूना और जो हमारे देसी पेंट होते थे ना, आर्टिफिशियल केमिकल पेंट नहीं, नेचुरल पेंट, उन नेचुरल पेंट से उसको सजाएं। उसके ऊपर अगर कपड़ा वपड़ा डालना ही है, वैसे तो डालना नहीं चाहिए, पर अगर डालना ही है तो सूती ही डालें या रेशमी ही डालें। ये आर्टिफिशियल नाइलॉन फाइलॉन, वो चमका चीनी फीनी, ये वो नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। और फिर उसके विसर्जन को एक बाल्टी पानी में डाल के आप विसर्जित कर दीजिए, कुछ लंबा चौड़ा, और वो फिर वापस मिट्टी में जाएगा, तो वो खाद ही बनेगा, उस मिट्टी को बेहतर ही करेगा, है या नहीं? तो और वही मैंने इनको कहा, मैं कहा आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनाने का काम ऐसे ही कीजिए, ताकि दुर्गा विसर्जन से भी हमारा पानी, पशु पक्षी, वो प्लास्टिक, केमिकल, चमकी फमकी वो नहीं चाहिए, साधारण जीवन चाहिए, और साधारण चीज़ों से पूजा बेहतर होती है। दिए, अभी दिवाली के दिए भी आप बनाएं, और ये सब मेरी बहनें इन बातों को याद रखेंगी, यही खरीदेंगी। गौ सेवा तो यही हो जाएगी, ये सबसे बड़ी गौ सेवा है। जब गाय के गोबर की बनी हुई चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो वो समझिए गाय के भोजन में भी जाएगा ना वो पैसा। गौ ग्रास हो गया ना हमारे नाम का, अलग से जाके देने की ज़रूरत नहीं है, वो गौ ग्रास में ही मान लीजिएगा, और वो सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा सबको। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि क्या मेरे को लगता है कि अब जागरूकता अभियान चल रहा है, तो एक और अभियान और डॉक्टर्स के साथ उसको चला दिया जाए। तो लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि एक आयुष्मान भव करके केंद्र सरकार की योजना चल रही है। प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि भाई वही जब तक शरीर है तब तक तो उम्र भी बढ़े और स्वस्थ भी रहो, तो सबके लिए चश्मे आदि, लाठी, जो जो आवश्यकता अगर बनती है तो वो सबको दी जाए। सब अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का जांच ये वो करें, और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमको यही कहेंगे कि थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस से कई सारी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दवा कम कर सकते हैं, बेहतर चीज़ों से अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि दवाई नहीं लेनी, जो डॉक्टर कहे वही करना है। अगर डॉक्टर कहते हैं आपको दवाई लेनी है तो दवा लेनी है, लेकिन अगर वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ करो तो आपकी 100 मिलीग्राम वाली दवाई 50 हो सकती है, 75 हो सकती है, 10 दिन खाने की बजाय 1 दिन में, 3 दिन में काम हो सकता है, तो वो काम कीजिए जो डॉक्टर का एडवाइस हो। लेकिन फिर भी आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं ऐसे बहुत लोगों को, कभी किसी का किडनी फेलियर का केस, डायलिसिस, लिवर फेलियर, लंग भी आजकल हो रहा है, कई और अंगों में परेशानी आ रही है, हार्ट का हो रहा है, और इन सब जगहों पे ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है कि कोई और हमको अंगदान मिल जाए। तो किसी के परिवार में ऐसा अगर होता है तो हम सबकी उम्मीद रहती है कि अंगदान होना चाहिए, रहती है या नहीं? मानते ना सब लोग। लेकिन जब हमारी बारी होती है अंगदान करने की तो हम करते क्या? तो मेरा आप सबसे आग्रह है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आत्मा सारथी है और ये रथ है शरीर जो हमको लेकर जा रहा है, तो उस सारथी को तो अपनी मंजिल मिलेगी, मगर वो हमारे कर्म पर आधारित होगा। और अगर यज्ञ को सही तरीके से हम जीवित यज्ञ के रूप में जीते हैं तो भगवान उसका नुकसान थोड़ा ही देगा, फायदा देगा। तो अगर हम सब लोग अंगदान और देहदान से जुड़ेंगे
वैज्ञानिक तरीके से सोचो कि जीवन तो शक्ति है, वो आत्मा ही है। जब वेद प्रकाश जी ने कहा कि भाई असली चीज़ तो आत्मा है, अगर असली चीज़ आत्मा है और उस शरीर का काम वहाँ तक पूर्ण हो चुका है, आत्मा ने तो निकल के जाना ही है। अब चॉइस हमारी है कि उसको मिट्टी में मिलना ही है, ख़त्म होके हम उस यज्ञ में ही जाएंगे ना, हवन वही होगा, पूर्ण आहुति वही होने वाली है। तो उस पूर्ण आहुति से पहले अगर 2, 4, 5, 10, 12 लोगों का ज़िंदगी बदल सकता है, या जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं उनकी पढ़ाई में हमारा मृत शरीर काम आ सकता है। सबको तो पोस्टमार्टम और डेड बॉडीज़ चाहिए होती है, नहीं तो सीखेंगे कैसे। सुश्रुत से लेकर, सुश्रुत ने यही किया, सुश्रुत की जो स्टोरी है वो यही है कि वो गंगा से डेड बॉडीज़ लेके उसको डाइसेक्ट करते थे और तब एनाटमी और ये सब लिखते थे कि किधर किधर किडनी है, किधर लिवर है। वो नहीं पढ़ाई करेंगे तो बाकी लोगों का जीवन भी नहीं सुधार सकते। और जब आत्मा चली गई तो ये शरीर तो बेकार है। इसलिए देहदान, सब लोग उसमें भी जुड़े, देहदान और अंगदान के लिए भी जुड़े। ब्लड डोनेशन में भी जब हेमोग्लोबिन ठीक रहेगा, हरा पत्ता नींबू के साथ खाएंगे तो हम ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जुड़कर समाज की बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। अमृत काल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, अभी समाप्त हुआ, अब अमृत काल शुरू है। और अमृत काल में भारतीय अपने मुकाम तक पहुँचेंगे, जो उनको वही स्थान जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक जो हमारा स्थान है, वो तभी प्राप्त होगा जब हर भारतीय अपनी जिम्मेवारी, कर्तव्य को समझकर समाज के काम, औरों के काम आए, और तभी देश निर्माण और परिवार और समाज बेहतरी की ओर जाएगा। उन सब के लिए आप सब, खास तौर पे रुक्मिणी देवी फाउंडेशन को, दादी माँ जी को जिनके नाम पर ये काम चल रहा है, उनको आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके सही संस्कारों की वजह से हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं और वो सब लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। हर तरफ हम भी जुड़ें, जो हमसे बन पाए वो हम लोग करें, और इसी प्रतिज्ञा के साथ कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे और देश को आगे लेकर चलेंगे और भारत को उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जोर से आवाज लगाइए, अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। हमें तो लगा ही नहीं कि ये मंत्री जी ने इतना अच्छा, इतना ज्ञान बोध का भाषण हमें दे सकते हैं। ये आज के समय में हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी को ये लगता है कि हमें ये लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी तो इतनी डिटेल्ड में बताएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी चीज़, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सक्सेसफुल G20 इवेंट के लिए। हमारे देश ने बहुत सक्सेसफुल G20 इवेंट किया है, जिसके लिए टॉप 3 लोग जो हैं, जिनकी टीम है आदरणीय मोदी जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आदरणीय दीदी जी। मैं करेक्शन करना चाहती हूँ, वो रह गया, वो गलत नहीं जाना चाहिए। ओके। मैं ना एक सोच के आई थी, जब भाई साहब बोल रहे थे तो मैंने सोचा था, मैं कहा ये करेक्शन करना है। तो आर्मी में महिला ऑफिसर की बात नहीं सुनते, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सारे लोग जो नीचे की प्रोटोकॉल है, अगर मेरी इंस्ट्रक्शन है या किसी की भी अफसर की इंस्ट्रक्शन है, सब फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम की थी कि 13 वर्ष की नौकरी के बाद 13 वर्ष तक महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, मेजर तक बन रही हैं, लेकिन उसके बाद की जो उनकी सीनियरिटी होती है उसमें उनको कर्नल बनना होता है। और जब वो कर्नल बनती हैं तो कर्नल बनकर उनको कमांड करनी होती है, यूनिट्स की कमांड उनके हाथ में आती है। तो जब कमांडिंग पोजीशन होती है तब उनको रिटायर कर दिया जाता था, ये प्रॉब्लम थी। हाँ, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी पुरानी सरकार की। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि भाई नहीं,
महिलाएं आगे आएंगी, आगे बढ़ेंगी और देश में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकारी तंत्र तो तंत्र होता है, तो उन्होंने कहा ये अब नहीं, आने वाले समय में जो महिलाएं आएंगी उन पे लागू होगा। तो भैया जो नौकरी में उनका क्या होगा, तो उनको तो अभी ऐसे ही निकाल देंगे। लड़ाई वो थी। तो आर्मी में डिस्क्रिमिनेशन ऑर्डर फॉलो करने की नहीं है, वहाँ बहुत और महिला अफसरों की बहुत इज्जत है, सम्मान है। लेकिन 13 साल बाद रिटायरमेंट, तो हम लोग हंसते थे जब मैं वो केस लड़ रही थी, 10 साल से ऊपर वो समय लड़ाई लड़ी, तो मैं हंसती थी, मैं कहती थी राइप एज ऑफ 32 दे गेट रिटायर्ड। सोचो 32 की उम्र में रिटायरमेंट। तो ये अव्यवस्था थी जो ठीक हुई और जिसकी वजह से सबका मार्ग आगे के लिए प्रशस्त हुआ। और अभी तो सरकार ने, चाहे वो मातृत्व वंदन योजना है, चाहे गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने की योजना है, आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म करने की योजना है, उनके खाते में पैसा डालने की योजना है, उनके बैंक के खाते हैं और उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके हाथ में चाबी, मकान की 2 बेडरूम की चाबी उनके हाथ में देने की बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालने की बात है। और लेटेस्ट 33% नीचे से ऊपर तक हर जगह पर। तो ये बड़ा काम हुआ। मैं सोच रही, मैंने कहा मैं करेक्ट कर दूं और भाई साहब को और करेक्ट कर दूं। 20,000 लोग थे G20 के कार्यक्रम को पूरा करने में, जिसका नेतृत्व सीधे प्रधानमंत्री जी का था। बाकी उसका किसी और का कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो मैं ये भी करेक्ट करना चाहती हूँ। आप सबका आभार।